इस साल जुलाई के महीने में अमेरिका के ह्यूस्टन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एक अजीब सी घटना होती है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने देश से बाहर जा रहे एक चाइनीज डॉक्टर को अलग से तलाशी के लिए रोका, उसके सामान को बारीकी से चेक किया। इस तलाशी में सिक्योरिटी ऑफिसर्स को जो मिला उससे डॉक्टर ह्योनहाई ली को सीधा सलाखों के पीछे भेज दिया गया। अभी पिछले ही हफ्ते इस चाइनीज डॉक्टर पर जासूसी करने के चार्जेस लगाए गए हैं और इन्हें 2 साल से लेकर 10 साल तक की सजा सुनाई जा सकती है। तो सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने ऐसा उन्हें क्या मिला इसके सामान में, इस डॉक्टर के सामान में? ऐसी कौन सी चीज थी जो ये चाइना स्मगल करके वापस ले जा रहा था? अमेरिका से वो कौन से राज डॉक्टर ली अपने साथ चाइना ले जा रहे थे? क्या इनके सामान में कोई न्यूक्लियर सीक्रेट मिला, या मिसाइल बनाने की कोई तरकीब मिली, या फिर कोई नया बायो वेपन मिला, जैसा कि हम अक्सर सीक्रेट ये जो स्पाई मूवीज में देखते हैं? यकीन मानिए, सच सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दरअसल डॉक्टर ली पर आरोप यह है कि वो टेक्सास के एमडी एंडरसन रिसर्च सेंटर से कैंसर से जुड़ी क्रूशियल रिसर्च चाइना ले जाने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि इस रिसर्च को यूएस की सरकार ने फंड किया है, तो इसीलिए उस रिसर्च को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए सरकार ने खुद ही इंटरवीन किया। डॉक्टर ली को अरेस्ट कर लिया गया। आज कैंसर पूरी दुनिया के लिए इतना बड़ा खतरा बन चुका है कि एक टाइम पर जैसे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को प्रोटेक्ट किया जाता था, फंड किया जाता था, आज उसी लेवल पर सिक्योरिटी आप कैंसर रिलेटेड रिसर्च पर देख पाएंगे। इन्वेस्टमेंट भी उसी तरीके से कैंसर रिलेटेड रिसर्च पे देख पाएंगे। दुनिया के बड़े से बड़े देश, बड़े से बड़े लेबोरेटरी रिसर्च फैसिलिटीज में जासूसी तक करवाने पर दूसरे देश मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि सब चाहते हैं इसका एक इलाज कैंसर का, और अपनी वर्चस्वता स्थापित करना चाहते हैं कैंसर रिसर्च में। सितंबर ब्लड कैंसर अवेयरनेस का महीना होता है, तो हमने सोचा कि यह सही मौका है इस बीमारी के बारे में थोड़ा बातचीत करने के लिए। देशभक्त के आज के एपिसोड में समझेंगे कैंसर को, और खास तौर पर ब्लड कैंसर को, क्योंकि एक टाइम पर रेयर माने जाने वाले इस बीमारी को आज हम अक्सर देख रहे हैं अपने देश में, और हजारों सालों से हमारे बीच में होने के बावजूद इस बीमारी को कोई भी आज तक ठीक से इसका इलाज ढूंढ नहीं पाया है। ओनली पार्शियल ट्रीटमेंट हम ढूंढ पाए हैं। ऐसा क्यों? और फाइनली हम और आप अपने आप को, अपने पास पड़ोस के लोगों को, अपने फैमिली मेंबर्स को इस बीमारी से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, खासकर कि उस समय जब इंडिया को अब लेटेस्ट रिसर्च रिपोर्ट्स कह रही है कि हम दुनिया का कैंसर कैपिटल बन रहे हैं। कैंसर का नाम सुनकर हम डर तो बहुत जाते हैं, लेकिन अगर कैंसर से निपटना है तो सबसे पहले कैंसर की बीमारी को ठीक से समझना भी तो होगा। कैंसर एक ऐसी कंडीशन है जहां बॉडी के जो सेल्स हैं वो एक अनकंट्रोल्ड तरीके से डिवाइड होने लगते हैं। आमतौर पर सेल डिवीजन हमारे बॉडी में होता है, लेकिन वो रेगुलेटेड होता है, जबकि कैंसरस सेल्स में ये डिवीजन अनरेगुलेटेड या लिमिटलेस होता है। इससे ये सेल्स धीरे धीरे आसपास के टिश्यूज पर हमला कर देते हैं, और फाइनली ये ब्लड स्ट्रीम के जरिए बाकी शरीर के हिस्सों में फैल जाता है। मेडिकल टर्म्स में इसे मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं, जो तेजी से फैलकर जल्द ही जानलेवा हो जाता है। यह तो हम सभी जानते हैं कि कैंसर कम्युनिकेटेबल डिजीज नहीं है, यानी एक इंसान से दूसरे इंसान पर यह ऐसे फैलता नहीं है जैसे कॉफ, कोल्ड, फीवर। तो सवाल यह आता है कि कैंसर फिर होता कैसे है? यह कोई कोविड तो है नहीं। कैंसर का मेन कारण है हमारे सेल्स में डीएनए या जेनेटिक कोड में गड़बड़ी। आप ये समझ के बताइए कि हमारे जो सॉफ्टवेयर है उसमें गड़बड़ी। मेडिकल टर्म्स में इसे म्यूटेशन भी कहते हैं। नॉर्मली हमारे सेल्स का जो डीएनए होता है वो कंट्रोल करता है सेल कब ग्रो करे, कब वो डिवाइड करे। लेकिन जब डीएनए डैमेज हो जाता है तो सेल्स के ग्रोथ और डिवीजन ब्रेक्स जो होते हैं वो, मान लीजिए, फेल कर जाते हैं। अभी तक के रिसर्च में साइंटिस्ट्स ने कैंसर के मेन कॉजेज में से लाइफस्टाइल चॉइसेस जरूर आइडेंटिफाई किया है, जैसे स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल, अनहेल्दी डाइट, मोटापा, लैक ऑफ एक्सरसाइज। इसके अलावा यूवी रेडिएशन, एयर पोल्यूशन। जी हां, अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हो और इंडिया के बाकी पोल्यूटेड सिटीज में रहते हो तो ध्यान से सुनिए, इवन एयर पोल्यूशन कैंसर के लिए खतरा आज बन रहे हैं। वहीं कुछ केसेस में यह बीमारी कुछ स्पेसिफिक वायरस के इंफेक्शन से भी
ट्रिगर हो सकता है और कुछ केसेस में फैमिली हिस्ट्री के वजह से आगे के जनरेशन में कैंसर का खतरा और बढ़ जाता है। लेकिन वही कुछ केसेस में डॉक्टर्स हैरान परेशान रह जाते हैं क्योंकि पूरी तरीके से यह कैंसर रैंडम निकलता है, जिसका पता किसी को नहीं है, जिसका एक्सप्लेनेशन किसी के पास नहीं है। तो अपने लाइफस्टाइल में सुधार के साथ आप कैंसर के साथ रिस्क कम जरूर कर सकते हो, लेकिन कैंसर होने के चांसेस कोई भी जीरो नहीं कर सकता है, चाहे आप कितना भी प्रिकॉशन ले लो। कैंसर वो जो सबसे कॉम्प्रिहेंसिव डेटा है हमारे पास, जो सॉलिड कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल डेटा है, वो साल 2022 का है। इस साल दुनिया भर में कैंसर से 2 करोड़ से ज्यादा नए केसेस सामने आते हैं और लगभग 1 करोड़ लोग दुनिया भर में इस बीमारी से उनकी मौत होती है। भारत की बात अगर हम करें तो 2024 में एक स्टडी ने हमारे देश में तेजी से बढ़ रहे कैंसर के केसेस को दिखलाते हुए कहा कि भारत अब कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड का टैग बहुत जल्द ले लेगा, क्योंकि बहुत तेजी से हमारे देश में कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं। WHO के रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में इंडिया में 14 लाख से ज्यादा नए कैंसर केसेस रजिस्टर किए गए, 9 लाख से ज्यादा कैंसर रिलेटेड मौतें हुई एक साल में। वैसे तो कैंसर 100 से भी ज्यादा तरीकों से हो सकता है आपको और मुझे, लेकिन इन्हें क्लासिफाई करने के 2 मेन तरीके होते हैं। पहला बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सेल और दूसरा बेस्ड ऑन द टाइप जिस बॉडी पार्ट में होता है, जो अफेक्टेड एरिया में होता है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, लिवर कैंसर एंड सो ऑन। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो डॉक्टर्स अलग अलग तरीके से अलग अलग कैंसर को ट्रीटमेंट करने की रिकमेंडेशन देते हैं। फिर अलग स्टेजेस ऑफ कैंसर में भी अलग ट्रीटमेंट्स और थेरेपीज यूज की जाती हैं। जैसा अगर कुछ कैंसर्स अगर आप अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट हो जाते हैं तो डॉक्टर सर्जरी के जरिए इंफेक्टेड सेल और टिश्यूज को बॉडी से निकाल देते हैं। ब्रेस्ट कैंसर, स्टमक कैंसर अर्ली केसेस में अगर पकड़े जाते हैं तो सर्जरी इफेक्टिव होती है। प्रूवन टेक्नोलॉजीज अब धीरे धीरे वो बन चुकी हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह भी होती है कि अगर कैंसर डिटेक्ट होने से पहले ही वो बॉडी में फैलना शुरू हो जाए तो सर्जरी में आप उतनी इफेक्टिव रीजन तो आप उसको डील कर सकते हो, टिश्यूज या बॉडी पार्ट को निकाल सकते हो, लेकिन अगर आप एक साइड से आपने टिश्यूज और ट्यूमर निकालोगे तो सेल्स रीजेनरेट करके फिर से मल्टीप्लाई करके बॉडी के किसी दूसरे पार्ट या उसी पार्ट को फिर से अटैक कर सकता है, और इसीलिए कैंसर इतनी घातक बीमारी मानी जाती है। इसके बाद सबसे पॉपुलर और कॉमनली यूज ट्रीटमेंट में रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी जैसी चीजें आती हैं। रेडिएशन थेरेपी में हाई एनर्जी एक्स-रेज कैंसर सेल्स को टारगेट करती हैं, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है ताकि उनकी ग्रोथ रोकी जा सके। वही कीमोथेरेपी में यही काम दवाइयों की मदद से की जाती है, लेकिन दोनों ही प्रोसेस में कुछ अनहेल्दी सेल्स के साथ साथ हेल्दी सेल्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसकी वजह से हेयर फॉल, वीकनेस, नोजिया जैसे साइड इफेक्ट्स आपको दिखने को मिलेंगे। लेकिन फिर भी एडवांस स्टेजेस ऑफ कैंसर में कीमोथेरेपी काफी मददगार साबित होती है। कुछ और ट्रीटमेंट्स में इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, हार्मोन थेरेपी जैसे प्रोसीजर्स भी पेशेंट्स के लिए काफी हेल्पफुल साबित हुए हैं। एवरी ईयर इनमें कोई ना कोई नया ब्रेक थ्रू मिलता है और कैंसर के सॉल्यूशन के हम थोड़े से और करीब आ जाते हैं। अब दुनिया भर में कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग या क्रिस्पर जैसे टेक्निक्स पर रिसर्च चल रहा है। लेकिन जहां डॉक्टर्स एक तरफ कैंसर को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं कैंसर हमें चकमा भी देता रहता है और उसका एक रूप है ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर एक अम्ब्रेला टर्म है उन कैंसर्स के लिए जो ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन एंड फंक्शन को इफेक्ट करते हैं। ब्लड कैंसर एक ऐसा कंडीशन है जिसमें हमारे ब्लड सेल्स और बॉडी सेल्स की फैक्ट्रीज अबनॉर्मली बिहेव करने लगती है। आमतौर पर बोन मैरो में रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स बनती हैं। यह बेसिक क्लास 10-11 बायोलॉजी है। अब आरबीसीज पूरे बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करती है। व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे तरह तरह की जो बीमारियां हैं, इंफेक्शंस हैं, उससे हमें बचाते हैं, उनसे लड़ते हैं। और फाइनली प्लेटलेट्स जो हैं, जब आपका खून निकलता है, स्किन कट जाता है, तो जो आपका क्लॉटिंग होता है, जो आपका खून रुकना बंद कर देता है, जो आपकी सीलिंग होती है स्किन की, वो प्लेटलेट्स की मदद से होती है। लेकिन ब्लड कैंसर में यह सारा प्रोसेस तहस नहस हो जाता है, जिससे बोन मैरो डैमेज हो जाता है या म्यूटेटेड सेल्स बनने शुरू हो जाते हैं। इससे होता यह है कि बॉडी में हेल्दी सेल्स कम हो जाते हैं। इससे पेशेंट की बॉडी में अलग अलग हिस्सों में ठीक से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, इम्यून सिस्टम तबाह हो जाती है, पेशेंट को बार बार इंफेक्शंस होने लगते हैं, माने इम्यून सिस्टम बहुत धीमा पड़ जाता है, इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लीडिंग
अनकंट्रोलेबल तरीके से होने लगती है। एक पेपर से भी आपका अगर स्किन कट जाए तो खून रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। ब्लड कैंसर मेनली 3 टाइप्स में डॉक्टर्स इसे डिवाइड करते हैं। ल्यूकीमिया, ब्लड और बोन मैरो का कैंसर, लिम्फोमा, इम्यून सिस्टम में लिम्फ नोड्स का कैंसर, और मल्टीपल माइलोमा यानी प्लाज्मा सेल्स का कैंसर। दुनिया भर में लाखों ऐसे ब्लड कैंसर के केसेस हर साल दर्ज किए जाते हैं, लेकिन मैं स्पेसिफिकली भारत की अगर बात करूं तो भारत में ऐसे केसेस तेजी से अब बढ़ रहे हैं। हर 5 मिनट में भारत में एक ब्लड कैंसर का नया पेशेंट रजिस्टर होता है, जो हमारे देश को अब ब्लड कैंसर के केसेस में यूएसए और चाइना के बाद तीसरे पायदान पर खड़ा कर देता है। लेकिन हमारे देश में इसको लेकर डिस्कशन खास आपको दिखेगा नहीं। हर साल भारत में सिर्फ ब्लड कैंसर की वजह से 70,000 लोगों की मौतें होती हैं। कैंसर का यह टाइप छोटे बच्चों में भी सबसे कॉमन है, इसीलिए बहुत लोगों का मानना है ये ब्लड कैंसर, ये ल्यूकीमिया कैंसर का सबसे भीषण गंदा रूप है। ब्लड कैंसर में वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स है स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। स्टेम सेल्स वो सेल्स होते हैं जो बाकी सेल्स की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, और हम कैंसरस स्टेम सेल को हेल्दी स्टेम सेल से अगर हम रिप्लेस कर दें तो कैंसरस सेल के जो प्रोडक्शन है, जो कैंसरस सेल्स हैं, उनका प्रोडक्शन कंट्रोल किया जा सकता है। स्टेम सेल ट्रांसप्लांट सिर्फ ब्लड कैंसर ही नहीं बल्कि बाकी ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स जैसे थैलेसीमिया, ऑटो इम्यून डिजीजेस को ट्रीट और क्योर करने में भी इफेक्टिव साबित हो चुका है। यह एस्टैब्लिश्ड अब मेडिसिन का हिस्सा बन चुका है। यहां पर जल्दी से एक नजर थैलेसीमिया पर भी डाल लेते हैं। इंडिया आज थैलेसीमिया कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी बन चुका है। अनफॉर्चुनेटली एस्टिमेट्स के मुताबिक इंडिया में हर साल 10 से 15,000 इन्फेंट्स थैलेसीमिया के साथ पैदा होते हैं एट बर्थ। थैलेसीमिया एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है जो पेरेंट से बच्चों में ट्रांसमिट होता है। इसके 2 टाइप होते हैं, अल्फा और बीटा थैलेसीमिया। थैलेसीमिया आपकी बॉडी के हीमोग्लोबिन और हेल्दी रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करने की जो क्षमता होती है उसे इफेक्ट करती है। जैसा कि हमने आपको बताया, रेड ब्लड सेल्स की कमी के वजह से बॉडी में जो ऑक्सीजन है वो पहुंच नहीं पाती है अलग अलग हिस्सों तक। यह कंडीशन बच्चों के लिए खास तौर पर जानलेवा साबित हो सकती है। इसके माइल्ड केसेस में बच्चों में ग्रोथ प्रॉब्लम्स, डिलेड प्यूबर्टी, बोन एबनॉर्मल ग्रोथ जैसी चीजें आपको दिखने को मिलती हैं। वहीं अनफॉर्चुनेटली इसके सीवियर केसेस में आप बच्चों में पुअर एपेटाइट, पेल येलोइश स्किन, डार्क कलर्ड यूरिन, इरेगुलर बोन स्ट्रक्चर तक भी यह दिखने को मिलता है। मॉडरेट और सीवियर थैलेसीमिया अक्सर बचपन में ही डायग्नोज किया जाता है, क्योंकि इसके सिम्टम्स यूजुअली जन्म के बाद आप 2 साल के अंदर अंदर दिख जाते हैं, वो सामने आ चुके होते हैं। थैलेसीमिया का स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है ब्लड ट्रांसफ्यूशन। ब्लड ट्रांसफ्यूशन में रेड ब्लड सेल्स के इंजेक्शंस दिए जाते हैं वेन्स के थ्रू नॉर्मल लेवल्स ऑफ हेल्दी रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन को रिस्टोर करने के लिए। मॉडरेट और सीवियर थैलेसीमिया वालों को हर 4 महीने में ट्रांसफ्यूजन करवाना पड़ता है, और जो बीटा थैलेसीमिया होता है, माने मेजर जो वर्जन होता है, उसमें हर 2 से 4 हफ्ते के अंदर अंदर आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना पड़ता है। पर एक कंपैटिबल डोनर कि बोन मैरो और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट से यह इकलौता ट्रीटमेंट है जिससे थैलेसीमिया पूरी तरीके से क्योर हो सकता है। स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के बाद ट्रांसप्लांटेड सेल्स 1 महीने के अंदर अंदर नए हेल्दी ब्लड सेल्स बनाना शुरू कर देता है। अब हेल्दी स्टेम सेल्स या तो आप पेशेंट की ही बोन मैरो से निकाल सकते हो हेल्दी पार्ट, या फिर किसी और मैचिंग डोनर से निकाल सकते हो। पर स्टेम सेल्स के लिए यह आपका HLA टाइप मैच होना जरूरी है। यहां आती है कॉम्प्लिकेशन। HLA यानी ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजेंस आप अपने बायोलॉजिकल पेरेंट से इनहेरिट करते हो। इसीलिए आपके सिबलिंग यानी भाई बहन के साथ आपका HLA मैच की पॉसिबिलिटी 25% के आसपास होती है। लेकिन इसके बाद भी क्योंकि सिर्फ 4 में से 1 केस ही भाई बहन के साथ HLA मैच हो सकता है, इसीलिए बचे हुए 75% केसेस में आपको एक्सटर्नल डोनर ढूंढना होगा। लेकिन HLA टाइप मैच होने की प्रोबेबिलिटी 10 लाख में से 1 की होती है। तो अगर आपके आसपास किसी को ब्लड कैंसर या ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर हो जाता है तो उसको समय पर स्टेम सेल डोनर मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। यहां एक बहुत जरूरी गैप ब्रिज करता है DKMS, जो है एक स्टेम सेल रजिस्ट्री। DKMS एक इंटरनेशनली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड वाइड पोटेंशियल डोनर्स की एक डेटाबेस मेंटेन करता है। आज की तारीख में
1.3 करोड़ से भी ज्यादा रजिस्टर्ड डोनर्स हैं इस डेटाबेस में। आप भी इस डेटाबेस में शामिल हो सकते हैं, किसी की जान बचा सकते हैं। प्रोसेस एकदम ही सिंपल है। डीकेएमएस वेबसाइट पर आपको जाना है, 5 मिनट सिर्फ आपको लगाने हैं टू रजिस्टर एज अ पोटेंशियल स्टेम सेल डोनर। आपके ये 5 मिनट किसी की जान बचा सकते हैं, याद रखिए। आपको केवल इस वेबसाइट पर जाना है www.dkms-india.org/dbt001 और यहां जाकर, जो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी देकर रखा है, यहां जाकर आपको कुछ आसान सवालों के जवाब देने हैं कि आप हेल्दी हो, एलिजिबल हो टू रजिस्टर एज अ पोटेंशियल डोनर, कुछ अपने बारे में बेसिक डिटेल्स और जानकारी देनी है। इस रजिस्ट्रेशन के बाद आपको अपने एड्रेस पर एक स्वॉब किट कुरियर किया जाएगा 7 से 10 दिन के अंदर अंदर। इस किट में आपको मिलेंगे 3 बकल स्वॉब्स, एनवेलोप, कंसेंट फॉर्म, इंस्ट्रक्शन शीट और किट रिटर्न एनवेलोप। इंस्ट्रक्शन शीट में दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके आपको अपने गाल के अंदर से एक सैंपल लेना है, उसको स्वॉब एनवेलोप में डाल देना है और दिए गए बारकोड को पेस्ट कर देना है। कंसेंट फॉर्म के साथ किट को एनवेलोप में डालकर वापस भेज देना है और यह सब में भी आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। इनफैक्ट आप स्वॉब किट के पिकअप के लिए व्हाट्सएप के थ्रू रिक्वेस्ट भी डाल सकते हैं। और जैसे ही स्वॉप किट डीकेएमएस के ऑफिस में रिसीव होगी, आपको एक कंफर्मेशन मैसेज भी मिल जाएगा। उसके बाद आपके सैंपल्स को, आपके एचएलए टाइप को पता करने के लिए एक प्रोसेस में डाल दिया जाएगा, जिसमें 6 हफ्ते तक लग सकते हैं, क्योंकि यह काफी डिटेल्ड मशीन्स के थ्रू जाता है। उसके बाद आपको डीकेएमएस का वेलकम ईमेल और एसएमएस आ जाएगा और आप डेटाबेस में रजिस्टर हो जाओगे। इसके बाद आपको अगले 1 महीने से लेकर 1 साल तक कॉल आ सकता है कि आपका एचएलए टाइप किसी पेशेंट से मैच हो गया है, और तब अगर आप चाहो तो आप डोनेट कर सकते हैं। वैसे जरूरी नहीं है कि आपको 1 साल या उसके बाद भी कोई कॉल आ जाए, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि किसी के साथ आपके मैच होने के चांसेस, एचएलए मैच होने के चांसेस 10 लाख में 1 है। फिर भी एक हार्मलेस रजिस्ट्रेशन किसी की जान बचा सकता है। और भगवान ना करे कभी आपको इसकी जरूरत पड़ जाए तो फिर से यही रजिस्ट्री आपकी जान भी बचा सकता है। स्टेम सेल डोनेशन भी अपने आप में एक सिंपल प्रोसीजर ही है। 3 से 4 घंटे इसमें लगते हैं और यह प्लेटलेट डोनेशन से मिलता जुलता है। स्टेम सेल डोनेशन में आपके खून को निकालकर एक मशीन में भेजा जाता है, जहां पर खून से स्टेम सेल अलग कर दिए जाते हैं। वही खून आपके बॉडी में वापस भी भेज दिया जाता है। बेसिकली आपके ब्लड में से सिर्फ स्टेम सेल्स निकाले जाते हैं, बाकी का ब्लड वापस आपकी बॉडी में डाल दिया जाता है, जहां फिर से वो रीजेनरेट हो जाते हैं स्टेम सेल्स। हमारे बॉडी में सिर्फ स्टेम सेल्स ही हैं जो डिफरेंट सेल टाइप्स बना सकते हैं। इनफैक्ट ये स्टेम सेल्स 200 से भी ज्यादा स्पेशलाइज्ड सेल्स बना सकते हैं, जैसे ब्लड, बोन और मसल सेल्स। स्टेम सेल्स डैमेज टिश्यू पर भी रिपेयरिंग का काम करते हैं। स्टेम सेल्स एसेंशियल होते हैं ब्लड कैंसर, ब्लड डिसऑर्डर को ट्रीट करने में। और मेडिकल रिसर्चर्स का यह भी मानना है कि स्टेम सेल्स में कई और बीमारियों को ट्रीट करने का पोटेंशियल है। ब्लड कैंसर, ब्लड डिसऑर्डर, किसी भी तरीके का इस तरीके का डिसऑर्डर और भी ज्यादा मेडिकल रिसर्च के थ्रू स्टेम सेल्स द्वारा ट्रीट किए जाते हैं। और ज्यादातर ऐसे में एक मैचिंग डोनर से ब्लड स्टेम सेल ट्रांसप्लांट उनकी जान बचा सकता है। तो आज ही रजिस्टर कीजिए डीकेएमएस के वेबसाइट पर जाकर। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर देके रखा है। आपके 5 मिनट किसी की जान बचा सकते हैं। सो बी माइंडफुल ऑफ दैट। देशभक्त पर हम अक्सर यह बात कहते आए हैं कि देश के जो असल मुद्दे हैं उसको हम डिस्कस नहीं करते हैं। यह एपिसोड उन्हीं चीज को डिस्कस करने के लिए एक प्रयास है। क्या आपको मालूम था कि हम दुनिया के थैलेसीमिया कैपिटल बने बैठे हैं? क्या आपको मालूम था कि हम अब दुनिया के कैंसर कैपिटल भी बनने वाले हैं? मैं नहीं कह रहा हूं, अपोलो हॉस्पिटल की एक डिटेल्ड रिपोर्ट ने यह बताया है कि जिस ट्रेंड पर हम चल रहे हैं, जिस केस बाय केस जितना बढ़ रहा है हर साल, हम रैपिडली दुनिया के नंबर 1 कैंसर कंट्री बन रहे हैं। और इसकी बहुत सारी अलग अलग वजह भी है। एजिंग पॉपुलेशन, अनहेल्दी लाइफस्टाइल हमारा, राइजिंग लेवल ऑफ पोल्यूशन हमारा, कंटिन्यूड हाई प्रेवलेंस ऑफ टोबैको यूज, और एक और बहुत ही डेंजरस चीज, कैंसर डिटेक्शन का जो एज है, जो पहले सिर्फ बूढ़े लोगों को होता था, वो और यंगर एंड यंगर हो रहा है। तो एक तरफ हार्ट अटैक्स और भी यंगर पॉपुलेशन में हो रहा है और कैंसर डिटेक्शन भी यंगर पॉपुलेशन में मिल रहा है। 43 कैंसर रजिस्ट्रीज ने यह बात अब रिवील की है कि हमारे देश में 11% लोग अब कैंसर के रिस्क पर खड़े हुए हैं। और अगर ऑलरेडी हम बात करें 2024 की, तो 9 लाख मौतें तो हो ही चुकी हैं और 2025 में करीबन 14-15 लाख केसेस आप कैंसर के मान लीजिए हमारे देश में है। और ये जो इंक्रीज हो रहा है,
ये ओरल कैंसर में सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। मैंने अगर आप डेटा की बात करें, डेटा खंगालेंगे तो आपको दिखेगा ओरल कैंसर लंग कैंसर को भी ओवरटेक करके मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कैंसर बन गया है हमारे देश में। जबकि ये और भी वरिंग है, जबकि टोबैको कंजम्पशन और कम हुई है, लेकिन तब भी ओरल कैंसर बढ़े जा रहा है। साथ ही साथ ये अब डेटा ने दिखा दिया है कि अगर आप स्मोक करते हो और साथ ही में अल्कोहल भी लेते हो तो आपका कैंसर का रिस्क कई गुना ज्यादा और बढ़ जाएगा। और 7 अलग अलग किस्म के कैंसर आपको हो सकते हैं, जैसे गैस्ट्रिक कैंसर, कोलन कैंसर, रेक्टल कैंसर, अलग अलग किस्म के आपको कैंसर हो सकते हैं। इनफैक्ट डुअल यूज ऑफ अल्कोहल जिसे कहा जाता है एंड टोबैको इज कंपाउंडिंग द रिस्क ऑफ कैंसर इन इंडिया। वहीं थोड़ा सा गुड न्यूज यह है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यह कहता है कि 30 से 50% जो कैंसर के केसेस हैं वो प्रिवेंटेबल है अगर आप अपने थोड़े से रिस्क फैक्टर्स कम कर दो, एविडेंस बेस्ड जो प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज हैं उसे आप अडॉप्ट कर लो। और अगर रेगुलर चेकअप, और इसीलिए बहुत रेगुलर चेकअप जरूरी है, अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर, ये जीवन और मौत के बीच में ये अर्ली डिटेक्शन ही शब्द है। अगर बिगिनिंग फेजेस में आपने कैंसर को डिटेक्ट कर लिया तो आपके बचने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। सालों से कैंसर से लड़ते लड़ते मेडिकल साइंस ने भी कई थेरेपीज, कई ट्रीटमेंट्स अब डेवलप कर लिए हैं जिससे पेशेंट्स की लाइफ और आसान हो रही है। कुछ केसेस में आज कैंसर पूरी तरीके से क्योरेबल भी बन चुका है। अब कुछ नए रिसर्च और कुछ न्यू एज वैक्सीन्स डेवलप किए जा रहे हैं जो कैंसर सेल्स को इंडिविजुअली टारगेट करके उनका नाश कर दे। इस मामले में इसी महीने सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू रशिया ने अनाउंस किया है, जहां एक नए वैक्सीन ने इनिशियल ह्यूमन ट्रायल्स में 100% एफिकेसी दिखाई है। अब बात रशिया की है, अब कितना ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है यह देखने की बात है। लेकिन इस वैक्सीन के जो क्लेम्स हैं वो ये बताते हैं कि ये जो कैंसरस ट्यूमर्स हैं ये श्रिंक कर गए हैं पेशेंट्स में, वो भी बिना किसी सीरियस साइड इफेक्ट के। ये वैक्सीन mRNA टेक्नोलॉजी पर आधारित है, वही टेक्नोलॉजी जिससे कोविड-19 वैक्सीन को जल्द ही डेवलप किया गया था। इस नए वैक्सीन की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह एक पर्सनलाइज्ड वैक्सीन है। मतलब डॉक्टर आपके कैंसर के पूरे लक्षण देखेगा, किस तरीके का ट्यूमर है उसे देखेगा और उसके अकॉर्डिंग आपके लिए यह वैक्सीन बनाई जाएगी इन द प्रॉपर डोसेज। दुनिया में सर्वाइकल कैंसर के लिए एक वैक्सीन पहले से ही अवेलेबल था। एचपीवी वायरस से होने वाला ये जो कैंसर है, ये वैक्सीन, इसका वैक्सीन इंडिया में 2008 से अवेलेबल था, लेकिन पहले ये 4,000 से 11,000 रुपए तक कॉस्ट करता था। लेकिन अभी हाल ही में सेरम इंस्टीट्यूट ने सर्वाइकल वैक्सीन लॉन्च किया है 2,000 रुपए में। WHO रेकमेंड करता है कि 9 से 20 साल की उम्र की लड़कियों को यह वैक्सीन अगर आप लगा दोगे अकॉर्डिंग टू एक शेड्यूल, तो उससे फ्यूचर में सर्वाइकल कैंसर के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। एचपीवी वैक्सीन भी लगभग 100% इफेक्टिव साबित हुए हैं, जिसकी वजह से पिछले 2 दशकों में अब तक 125 देशों में इसे रोल आउट किया गया है। इंडिया में भी अब इसका एक्सेप्टेंस लोगों में अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये अवेयरनेस करने की और जरूरत है, और इसीलिए मैं कहता हूं कि भैया डिस्कशन कर लो बहुत सारी चीजों के बारे में जो डिस्कशन होता है। थोड़ा हेल्थ के बारे में भी डिस्कस कर लो, कैंसर के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लो, अपनी बॉडी को कितनी बार आप स्कैन कराते हो उसके बारे में डिस्कस कर लो, अपने ब्लड मार्कर्स के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लो। हर चीज के बारे में डिस्कशन होता है, अपने हेल्थ के बारे में हम डिस्कस नहीं करते हैं जब तक ना हॉस्पिटल जाना होता है। ये हमें चेंज करना होगा। प्रिवेंटिव चेक, प्रिवेंटिव डायग्नोसिस, और अगर कैंसर जैसी भीषण बीमारी है अगर उसका अर्ली डिटेक्शन हो जाए तो आपकी जिंदगी बच सकती है। थैंक्स टू DKMS फॉर मेकिंग दिस एपिसोड पॉसिबल। इस एपिसोड के रिसर्च में मुझे भी काफी कुछ चीजें पता चली कैंसर के बारे में। आई जस्ट होप दैट हमारे देश में थैलेसीमिया और कैंसर जैसी चीजों के बारे में और भी डिस्कशन हो, और आप और मैं इस बात की एक पहल कर सकें कि भाई 5 मिनट लगाकर हम भी एक डोनर बन सकते हैं। हाइपोथेटिकली 10 लाख में से एक ही चांस क्यों ना हो, किसी की जान बचा सकते हैं।